हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप। आज के क्लास में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ, टेंस। काफ़ी बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ने की डिमांड की है, तो नाउन और प्रोनाउन के बाद सीधा हम आ गए हैं टेंस के ऊपर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हर तरह के एग्जामिनेशन में इस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, आप इंग्लिश बोलने के लिए भी टेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन को तो यहाँ पर देखना है अपने एग्जाम से किस तरह के क्वेश्चंस हम टेंस पर प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चंस जो टेंस पर पूछे जाते हैं उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो टेंस होता है ये होता क्या है। टेंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेंस की हेल्प से हम बताते हैं टाइम ऑफ एक्शन, कौन सा काम कब हुआ है। टाइम ऑफ एक्शन को किसके थ्रू बताया जाता है, टेंस के थ्रू, कि आपने कोई काम किया है तो उस काम के होने का समय ये कब है, ये हम किसके थ्रू बताते हैं, टेंस के थ्रू। तो टाइम ऑफ एक्शन को बताया जाता है और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सेंटेंस फॉर्मेशन, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं वाक्य निर्माण का कार्य करते हैं। टेंस की सहायता से आप लोग क्या करते हैं, वाक्य निर्माण का काम करते हैं। तो टाइम ऑफ एक्शन को आप बताते हैं। टाइम ऑफ एक्शन, टाइम आप कह सकते हैं या तो आपका काम कब होता है, प्रेजेंट में, या काम कब होता है, पास्ट में, या काम कब होता है आपका फ्यूचर में। इन तीन टाइम के अलावा कोई और टाइम होता है जिसमें आप कोई चौथे ही तरह का टाइप है टाइम का जिसमें आप काम करते हैं, नहीं। आई थिंक ये तीन तरह का टाइम होता है और इन्हीं टाइम में आपने कब एक्शन किया है इसको हम बताते हैं या सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, हम टेंस के थ्रू करते हैं। यहाँ तक बात आ गई समझ में। कोई पूछे भैया टेंस क्यों पढ़ते हो, तो क्या जवाब दोगे, बताओ। यस, टाइम ऑफ एक्शन को बताने के लिए या सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आप कह सकते हैं किसका यूज करते हैं, हम टेंस का यूज करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए टेंस का पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना इसके आप सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की बात बच्चों क्लियर समझ में आ गई, किसी तरह की कोई दिक्कत, ओके। अब बात करते हैं, चूंकि बात आ गई है हमारी सेंटेंस के ऊपर। किसके ऊपर बात आ गई है, सेंटेंस के ऊपर। तो सेंटेंस जब आप टेंस के थ्रू बनाते हैं तो एक फॉर्मूला आप फॉलो करते हैं। वो फॉर्मूला होता है कॉमन फॉर्मूला। हर तरह के टेंस के लिए एक कॉमन फॉर्मूला रहता है, ठीक है। कौन सा रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एस का मतलब हो गया आपका सब्जेक्ट, ओके। वर्ब हो गया आपका और ओ फॉर हो गया ऑब्जेक्ट, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ जी। जब भी आप इंग्लिश में किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया होता है, सब्जेक्ट को आप हमेशा कौन से नंबर पे रखते हैं, फर्स्ट नंबर पे, वर्ब सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे क्या रखा जाता है, ऑब्जेक्ट। इनको लिखने का जो सीरीज होता है वो क्या रहता है, वन सब्जेक्ट, टू वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन से नंबर पे रहता है, थर्ड नंबर पे। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेना कि इंग्लिश में जब हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, फिर वर्ब को रखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। और वर्ब में ही आपकी आ जाती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। क्या होती है आगे डिस्कस करेंगे। वर्ब के स्थान पर रखा जाता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को। सबसे पहले आप किसको रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, और दूसरे नंबर पे आप किसको रखते हैं, मेन वर्ब को। इनका भी एक सेट पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले मेन वर्ब को रख दे बाद में हेल्पिंग वर्ब को। पहले आप किसको रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, और फिर किसको रखते हैं, मेन वर्ब को रखते हैं। तो इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है उसका सीरीज ये रहना चाहिए। उसमें आने वाले जो वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट 1 नंबर, वर्ब 2 नंबर एंड ऑब्जेक्ट किस नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे। यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। तो अब बात करते हैं जो हमारे जो सेंटेंस है। सेंटेंस जब आप टेंस पढ़ेंगे तो इसमें कई टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस में आप पढ़ते हैं, आपका फर्स्ट आता है एजर्टिव सेंटेंस। और एजर्टिव सेंटेंस में आप दो तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, मैं कॉमन फॉर्मूला बता रही हूं आपको। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड आपका टाइप आता है यहाँ पर पॉजिटिव के बाद में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है मतलब इसमें किसका यूज होगा, नॉट का। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट यूज होगा प्लस मेन वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप देखेंगे कि ये जो मेन वर्ब है और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। ओके जो भी प्रेजेंट के रहेंगे उनके अकॉर्डिंग आएगी आपकी, पास्ट में उनके अकॉर्डिंग, फ्यूचर में उनके अकॉर्डिंग। तो जो फॉर्मूला है वो तो मेन जो फॉर्मूला है वो तो रहेगा आपका ये, ठीक है, SVO। जब इसको थोड़ा और ओपन किया तो रख दिया हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जगह पे। अब यहाँ हम सीख रहे हैं कि जो हमारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, लाइक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो उन सभी में हम किस तरह से इन वर्ड्स को जो रखते हैं उसका ऑर्डर पर्टिकुलरली होता क्या है। तो पॉजिटिव में ये ऑर्डर होता है, नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगा है, सेम है आपका ऑर्डर। थर्ड आता है आपका इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव मतलब हो गया प्रश्नवाचक, जिसमें आप सवाल पूछने का काम करते हैं। सवाल दो तरह से पूछते हैं आप, एक पूछते हैं आप हेल्पिंग वर्ब से और एक पूछते हैं आप WH वर्ड से। एक किससे पूछते हैं आप? हेल्पिंग वर्ब से, एक WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब वाला सवाल आप कब पूछते हैं? जब आपको जवाब किस में चाहिए होता है बेटा? यस और नो में, ठीक है। और WH वर्ड वाला आपको उसमें रीजन जानना होता है। रीजन मतलब क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वर्ड वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। सवाल कितने तरह से पूछते हैं आप? दो तरह से। फर्स्ट होता है आपका हेल्पिंग वर्ब वाला और सेकंड होता है WH वर्ड वाला। हेल्पिंग वर्ब वाला सवाल तब पूछा जाता है जब आपको जवाब केवल हाँ या ना में चाहिए होता है। जैसे कि मैंने आपको पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में ही देंगे। तो ये कैसा सवाल हो गया? हेल्पिंग वर्ब वाला। मैंने पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको मुझे उस जगह का नाम बताना पड़ेगा जहां आप रहते हैं। तो इस करके आपने ये क्वेश्चन किससे पूछना पड़ेगा? WH वर्ड से। तो दोनों का जो फॉर्मूला रहेगा, जैसे मैं आपको लिख देती हूँ हेल्पिंग वर्ब का, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप मेन वर्ब का यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में इस तरह से इंटरोगेटिव मार्क आएगा। WH वर्ड वाला क्वेश्चन का जो फॉर्मूला रहेगा सेम रहेगा, बस आगे आप WH वर्ड ऐड करेंगे, बाकी सेम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन ये इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी हमने ये क्या किया है। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करवा देती हूँ। हम टेंस पढ़ना चालू कर दिए हैं आज, और टेंस हम क्यों पढ़ते हैं? हम टाइम ऑफ एक्शन को बताने के लिए टेंस पढ़ते हैं, और सेंटेंस फॉर्मेशन को बनाने के लिए, या बोल सकते हैं वाक्य का निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं? टेंस पढ़ते हैं। टाइम ऑफ एक्शन के प्रेजेंट में हुआ, के पास्ट में हुआ, के फ्यूचर में हुआ, किस टाइम में कोई काम होता है उसको बताने के लिए हम टेंस यूज करते हैं। तो जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो एक बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होता है टेंस के अंदर। जितने भी टेंस आप आगे जाके पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और इनके जो सब पार्ट्स आप पढ़ेंगे, उसमें एक बेसिक फॉर्मूला होता है SVO। एस बोले तो सब्जेक्ट, V वर्ब, O ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप किसे रखते हैं? सब्जेक्ट को, फिर किसको रखते हैं? वर्ब। वर्ब में हमने पढ़ा दो तरह की वर्ब होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, मेन वर्ब बाद में आती है, और तीसरे नंबर पे आप रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये एकदम सेट पैटर्न है, इसके साथ आपको कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। अगर ऐसी कोई छेड़ाछाड़ी आपको पेपर के किसी क्वेश्चन में देखने को मिल जाती है, इसका मतलब वो सेंटेंस में क्या हो जाती है? एरर हो जाती है। ठीक है, अब आगे हमने पढ़ा कि जो सेंटेंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स की कैसे? फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कोई नॉट नहीं होता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता, ये एकदम सिंपल प्योर सेंटेंस होता है, और इसका फॉर्मेशन आपने देखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव सेंटेंस में देखा आपने कि नॉट बीच में आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, उसके बाद हमने पढ़े थर्ड इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमने दो तरह के पूछे सवाल, दो तरह से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से, एक WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से जो सवाल बनते हैं उसमें यस और नो में आंसर चाहिए होता है। WH वर्ड वाले में हमें क्या जानना होता है? रीजन, भाई क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे कोई चीज हो रही है, तो वहां हम WH वर्ड वाले सवाल पूछते हैं। तो दोनों का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको दिया हुआ है। ये जितने फॉर्मूलाज मैंने आपको यहाँ कराए हैं ये आगे जाके आपके टेंसेज में काम आने वाले हैं, तो इनको फटाफट से नोट करने का काम कर दो। फटाफट नोट कर लो इनको। इन्हीं फॉर्मूलाज में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऐड करेंगे जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस को स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा। शुड आई रब इट?
चलिए अब आगे चलते हैं हम। ओके अब हम आगे चलते हैं और टेंसेस के टाइप्स देखते हैं। टेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, सभी को पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट, यस, पास्ट, यस, एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर। ओके तो 3 तरह के आपके टेंस होते हैं। इन तीनों तरह के आगे फर्दर सब पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका इनडेफिनिट, इनडेफिनिट टेंस हो गया। सेकंड आता है आपका कॉन्टिन्यूअस, थर्ड आता है आपका परफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से आपके टोटल कितने हो गए? एक टेंस में 4 पार्ट हो गए। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल हमारे पास जो टेंसेज आ जाते हैं वो कितने आ जाते हैं? 12। कितने टेंसेज हमको स्टडी करने हैं? 12 स्टडी करने हैं। ठीक है तो टोटल हमारे 12 टेंसेज हमको स्टडी करने हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास थी अभी आपको पता है हमने डिस्कस किया था किसको? वर्ब को। ठीक है तो जो आपकी वर्ब होती है उसमें होती है बेटा एक मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब। इस मेन वर्ब के होते हैं कितने टाइप? 5 टाइप, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है। ठीक है तो 5 तरह की जो वर्ब होती है, इन वर्ब को देखो कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे एंड फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। ये 5 तरह की वर्ब्स आपकी टेंसेज में यूज की जाती है। कितने टेंसेज में? जो आपने 12 टेंसेज पढ़ने हैं। ठीक है ये जो 12 मतलब ये 4 इनके पार्ट, 4 इनके पार्ट, 4 इनके पार्ट, टोटल 12 हो गए। इन 12 टेंसेज में आप जो मेन वर्ब की फॉर्म्स देखेंगे वो कितने तरह की देखेंगे? 5 टाइप्स की। इन 5 टाइप्स के अलावा आप 6 टाइप की कोई मेन वर्ब की फॉर्म नहीं देखेंगे, ओनली 5 टाइप। 5 तरह की, 5 प्रकार की मेन वर्ब की फॉर्म्स आप देखते हैं टेंस के अंदर। कौन सी? या तो फर्स्ट फॉर्म, या सेकंड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, या एसईएस फॉर्म। ठीक है इन्हीं फॉर्म्स को आप देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी फॉर्म कौन कौन से टेंसेज में यूज की जाती है। मैं तीनों टेंसेज की एक साथ आपको बता देती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ इंडेफिनिट, कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आप इसमें या तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, या सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, या फर्स्ट फॉर्म में एसईएस यूज करेंगे। ठीक है तीनों टेंसेस के, मैं तीनों टेंसेस की बता रही हूं। जो हम मेन वर्ब की बात करें, हम किसकी बात करें बेटा? मेन वर्ब की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब राइट नाउ। ओके मेन वर्ब की फॉर्म्स की हम बात करें तो तीनों टेंसेज में इंडेफिनिट वाले पार्ट में आप देखेंगे या तो फर्स्ट फॉर्म, या सेकंड फॉर्म, या एसईएस फॉर्म। अब कब कब कहाँ होती है वो आगे मैं बताऊंगी। कंटिन्यूअस है तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। ठीक है कंटिन्यूअस है इसका मतलब कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, चाहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है परफेक्ट है, इट मीन हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म। आप इस तरह से लिख लीजिए या फिर इस तरह से, कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म रहेगा? थर्ड फॉर्म रहेगा। तो हमारे पास टोटल कितनी वर्ब्स थी? 5 टाइप्स की वर्ब्स थी, 1 2 3 4 एंड 5। 6 टाइप कोई है नहीं। ठीक है तो 5 टाइप तो हमने यही यूज कर लिया, 1 2 3 4 5। तो मैम परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस को बड़े ध्यान से देखिए, 2 टेंसेस का मिक्सचर है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो होती है वो भी थोड़ी सी अलग होती है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें आप क्या यूज करेंगे? बीन, और बीन के बाद आप इसे कंटिन्यूअस बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? आईएनजी का। परफेक्ट है इसीलिए हमने यहाँ V3 यूज किया, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसलिए यूज किया क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है।
ओके। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म दोनों साथ में हमने यहाँ यूज करनी पड़ेगी। तो तीनों टेंसेस के लिए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तीनों के अंदर बीन प्लस वॉज फॉर्म में आईएनजी आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं हम टेंस को, और बहुत आसानी से आपको ये चीजें समझ में आएगी। इस पूरे पॉइंट में मैंने ये समझाने की कोशिश की है वर्ब, कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की। तो बच्चों आप पढ़ने जा रहे हैं 12 टेंस। 12 टेंस मतलब हर एक टेंस के 4 पार्ट। उनमें से मैंने आपको बता दिया कि इंडेफिनेट जो तीनों टेंसेस के होंगे उनमें कौन सी फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आएगी मेन वर्ब की। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। आपका टेंस शुरू नहीं हुआ उससे पहले आपको ये आइडिया हो गया है कि कौन से टेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला है। ठीक है, आई थिंक यहां तक का डन हो गया होगा आप लोगों का, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स का क्या रोल रहता है और किस तरह से उन्हें यूज करना होता है। चलिए तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की बात करें उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करूंगी। हमने सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एक बेसिक फॉर्मूला लिया था, कौन सा? SVO। इसी फॉर्मूला को थोड़ा और ओपन करते हैं तो बेटा आती है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ओ। तो ये आपका फॉर्मूला होता है हर टेंस के लिए कॉमन। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी है क्या, कि ये जो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है आपकी? हेल्पिंग वर्ब आती है। इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट क्या है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, ये क्या सिस्टम है? देखिएगा कि सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। कैसे? यहां मैं बात करूंगी नंबर की। नंबर की, जो सब्जेक्ट का नंबर होगा वही क्या होगा? आपका हेल्पिंग वर्ब का नंबर होगा। कैसे? आपका सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर या फिर आपका सब्जेक्ट हो सकता है प्लूरल, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। मैं कह सकती हूँ या तो बॉय हो सकता है या कह सकती हूँ बॉयज हो सकता है। मैं कह सकती हूँ गर्ल हो सकता है, मैं कह सकती हूँ गर्ल्स हो सकता है, डिपेंड करता है काम कौन कर रहा है। मैं कह सकती हूँ आपको लाइक मैन हो सकता है या फिर वो मैन हो सकता है। मैंने कहा चाइल्ड हो सकता है या फिर वो चिल्ड्रन हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी आपका क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हम किसको वहां पर सब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है? सिंगुलर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? प्लूरल। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या कह सकते हैं वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आपको किसको यूज करना है? वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसका भी नंबर फिक्स हो जाता है। ये भी क्या होती है? सिंगुलर होती है और प्लूरल होती है। बोले ये कैसे होती है? देखो फटाफट से, आप देखते हैं कि डज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है और इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? डू। ऐसे ही इज क्या होती है? एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? आर। ऐसे ही हैज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब,
तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, हैव। इसी तरह से वॉज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वर्ब। इसी तरह से अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो ये एक तरीके की सिंगुलर वर्ब मानी जाती है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आपके सामने मैंने 5 और 5 यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने मेन वर्ब को भी लिया है एक पार्ट में, उसके अलावा 4 पार्ट में मैंने हेल्पिंग वर्ब को लिया है। तो 4 और 4 टोटल 8 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिसमें आपने ये डिफ्रेंशिएट किया कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वाली प्लूरल है। बस इसके अलावा और कोई सी भी नहीं है जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, केवल ये 5 हैं। हाँ, तो इन वर्ब्स को क्या कहा जाता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स, और इन वर्ब्स को क्या कहा जाता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। तो सुनो नियम वापस से, मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट के अनुसार आपकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट के अनुसार आपकी क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो इस नियम को बोला गया SSPP नियम। क्या बोला गया इसे, SSPP नियम। क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आगे बात समझ में कि अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अगर मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, बॉय है, तो मैं अकॉर्डिंग टू द टाइम डज, इज, हैज, वॉज या इनमें से चूज करूंगी। अगर मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है बॉयज तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग इनमें से कोई वर्ब चूज करूंगी। मेरी बात आ गई समझ में आपको, SSPP नियम। अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, ओके। बोले मैम इसके अलावा भी तो काफी सारी वर्ब्स होती हैं जो आपने छुड़वा दी हैं, जैसे कि एम हो गया, जैसे कि हैड हो गया, या फिर डिड हो गया, है ना। हाँ, ये सेकंड फॉर्म हो गई, या फिर मॉडल्स हो गए। हाँ, ये सब तो आपने छुड़वा दिए, तो बताया ही नहीं। तो देखो, एम तो केवल फिक्स है, किसके साथ आता है, आई के साथ। एम का तो फिक्स है, ये किसके साथ आता है, आई के साथ। बाकी ये बचे हुए जितने भी आपके वर्ब्स हैं ये ऑल सब्जेक्ट के साथ आते हैं। इनमें आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है कि इसमें ये किसके साथ आएगा, ये सिंगुलर के साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा। ठीक है ना, वो सभी के साथ आते हैं। जहां डिफरेंशिएट करना है वो मैंने आपको बता दिया है, तो फटाफट इसको नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये। आगे चलूं, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं और अगली चीज़ को स्टडी करते हैं। अगली चीज़ है हमारे पास कुछ प्राइमरी वर्ब्स हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। देखिएगा, फर्स्ट है हमारे पास डू, सेकंड है हमारे पास बी, एंड थर्ड है हमारे पास हैव। क्या है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आगे जाके, तो उसको मैं चाह रही हूँ अभी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ओके,
ये जो डू होती है ये होती है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इनकी क्या होती है ये हमें पता करना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इनकी क्या होती है हमें ये पता करना है। तो डू की अगर हम सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं तो सेकेंड फॉर्म बनती है बेटा डिड, और थर्ड फॉर्म बनती है बेटा डन। ठीक है, जहां इसका मीनिंग होता है करना। ठीक है, क्या होता है इसका मीनिंग? करना, आपने कोई काम किया। ओके, और जहां इसका मीनिंग करना होता है मतलब ये कैसे यूज हो रही है? मेन वर्ब के तरह से यूज हो रही है। कैसे यूज हो रही है? मेन वर्ब की तरह। ये डू और डिड आपका यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह से, और इसमें एस ई एस लगाने से ये क्या बन जाता है? आपका डैश बन जाता है। तो ये आपका एक और तरह से यूज होता है। कैसे यूज होता है? ये हेल्पिंग वर्ब के तरह से यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस और सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस और सेकेंड फॉर्म। ये आपको कौन से टेंस में बताया था मैंने? कौन से टेंस के अंदर यूज होती है? यस, कौन से फॉर्म में यूज होती है? कौन से टेंस में? इंडेफिनेट में। तो आप देखेंगे इनका यूज जो इंडेफिनेट टेंस है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनेट ले लो, चाहे पास्ट इंडेफिनेट ले लो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनेट ले लो, इनमें इनका यूज देखेंगे। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आई कि ये जो वर्ब्स हैं ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से यूज हो रही है। ठीक है, इनको आप मेन वर्ब की जगह पे भी देखेंगे, और इंडेफिनेट टेंस में आप इन वर्ब्स को कहां पर देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब की जगह पर भी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बी आती है, तो बी के लिए सेकेंड फॉर्म होती है बेटा वॉज और वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है, इसका जो मीनिंग होगा हिंदी वो होगा या तो बनना या फिर होना। ठीक है, जब ये किस तरह से यूज हो रही है? मेन वर्ब की तरह से यूज हो रही है। ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी यूज होती है वही, क्योंकि मैं इनको प्राइमरी वर्ब्स बोल रही हूँ, इज, एम, आर। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी यूज होती है। ये बी की हिडन फॉर्म से इनको बोला जाता है। ओके, तो आप देखेंगे ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी यूज होती हुई नजर आएंगी आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप इज, एम, आर को देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, वर को देखेंगे, या प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में भी आप इन वर्ब्स को देखेंगे कि ये कैसे यूज हो रही है? हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज हो रही है। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास हैव का सेकेंड फॉर्म होता है हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? हैड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्यों? ये मैं आपको परफेक्ट टेंस जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से कंफ्यूज करता है, लेकिन अभी आप सीखेंगे कि हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैव, हैड और हैड। इसका मीनिंग होता है आपके पास कोई चीज़ है, पोजेशन आपकी उसके पास है, आपके पास होना। ये पास होना एग्जाम में पास होने वाला नहीं है। जैसे कि आपके पास एक कार है, पोजेशन है, आई हैव अ कार, यू हैव अ कार। ओके, इसी तरह से आप कह सकते हैं इसको कोई चीज़ आप खा रहे हैं, ईट के सेंस में, टेक के सेंस में, इस सब की चीज़ में आप क्या यूज़ कर सकते हैं? तो मतलब ये भी कैसे यूज़ हो जाता है? मेन वर्ब की तरह से। और दूसरा ये जो हैव है, इस हैव के साथ जब एस ई एस फॉर्म लगाकर बनाते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है हैज़, और ये परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी ये यूज़ किया जाता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में इन वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। इसीलिए हम इन वर्ब्स को क्या बोलते हैं? प्राइमरी वर्ब्स बोलते हैं। तो फटाफट से इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं और हमारे टेंस को स्टार्ट करते हैं।
आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बेसिक मैंने आपको टेंस का पढ़ाया है इसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि आगे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये जो बेसिक आपने आज की क्लास में कवर किया है, तो अब 1 बाय 1 हम सभी टेंसेस को अटैक करेंगे। जितने भी आपके 12 टेंसेस हैं, किस तरह के पेपर में उन पर क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला मैं आपका टेंस ले रही हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बचपन से बहुत पढ़ा है। ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है ना। तू है भी पढ़ाया था क्या? तू है नहीं पढ़ाया था, चलो ठीक है। तो ता है, ती है, ते है आते हैं, उन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कुछ आपने बचपन में पढ़ा है, लेकिन आज की क्लास में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जैसा आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये टोटली डिफरेंट होगा जो आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, इसको बाद में लेकर मैं सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ाना चाहूंगी कि जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर रहेगा। नेगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन है इसका, डू डज, सो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड अगर हेल्पिंग वर्ब में WH वर्ड वाला हो तो आगे WH वर्ड लग जाएगा और सेम फॉर्मूला हो जाएगा। बताया था ना, हेल्पिंग वर्ब वाला और WH वर्ड वाला जो फॉर्मूला रहेगा सेम ही रहेगा, बस आगे WH वर्ड ऐड हो जाता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की अगर अपन बात करते हैं तो क्या रहेगा, डू और डज। अब नेगेटिव बनाना है तो इसके साथ ही नोट लगा दो ताकि हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इनकी यूज कर सके। डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है डोंट, और डज और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है डजन। शॉर्ट में बोलने के लिए हम ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, नॉट को आप बाद में भी यूज कर सकते हैं, बट छोटा बोलने के लिए आप ये करते हैं, इसीलिए आपने नॉट को यहाँ फिक्स कर दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहां तक कोई दिक्कत, ओके। आपने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है कि फर्स्ट फॉर्म और डू ये किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म एस और डज ये किसके साथ आएगा, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। ये चीज आप पढ़ चुके हैं, आई थिंक। इज इट विजिबल और नॉट, या इट इज विजिबल। तो फर्स्ट फॉर्म और डू किसके साथ आएगा, आपका प्लूरल, और फर्स्ट फॉर्म में एस और डज किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ, ठीक है। यहाँ तक का कोई दिक्कत, ओके। अच्छा, एक पॉइंट और आ रहा है कि मैम इसमें एस लगाना है, एस लगाएं या ES लगाएं, तो उसके भी देख लीजिए। जिस वर्ब के एंड में O आता है, SH आता है, CH आता है, या S आता है, या Z आता है, ठीक है, या फिर X आता है, तो इन सब वर्ब्स के एंड में आप क्या लगाएंगे, ES। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा गो, एंड में क्या आ रहा है O, तो यहाँ मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, ES, गोस। आ रही मेरी बात समझ में। तो S अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबके साथ S लगाएंगे। ES कहाँ लगाएंगे, अगर कुछ वर्ब जिनका एंड होता है O में, SH में, CH में, S में, Z में, X में, उनके साथ आप क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है। ये फॉर्मूलाज है, जो बेसिक फॉर्मूला आपको पढ़ाया उसी में ऐड हुआ है ना। क्या ऐड हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फॉर्म, जो मैंने बेसिक फॉर्मूला SVO, V की जगह कौन सी फॉर्म्स आ गई, ठीक है, क्योंकि ये इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में SES, ठीक है। तो इस तरह से जो बेसिक फॉर्मूला उसी में हमने इनको ऐड किया। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। अब मेन जो हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वो हम ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक ही sings a song। नेगेटिव बनाना है तो क्या बनाएंगे, he does not, या कह सकते हैं doesn't sing a song। ध्यान रहे, जब आप do not या does not का यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, यहाँ पर SES नहीं लगा देना है,
ठीक है, कहीं आप कर दे ही डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, गड़बड़ है क्या। जब डू और डज हमने यहाँ यूज कर लिया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ क्या यूज किया है, सिंग यूज किया है। ओके, इंटेरोगेटिव और बनाते हैं, डज ही सिंग अ सॉन्ग, डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाता है। WH वर्ड से भी बनाते हैं, व्हाट डज ही सिंग, लास्ट में अ सॉन्ग मत लिख देना, अ सॉन्ग तो इसका आंसर हो गया ना, वो क्या गाता है, व्हाट डज ही सिंग, क्या गाता है वो गाना गाता है, अ सॉन्ग। ओके, तो यहाँ अ सॉन्ग मत लिख देना, व्हाट डज ही सिंग, इट्स इनफ। ओके, आप इसको ऐसे ना करें, इसको कई बार बच्चे ऐसे कर देते हैं, व्हाट ही सिंग्स, क्योंकि ध्यान रखिए कि ये सवाल क्या है, ये सवाल है एक तरीके का, और ये WH वर्ड से पूछे जाने वाला सवाल है, तो ध्यान रखिएगा WH वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आती है। इस तरह का पैटर्न बिल्कुल क्या होता है, रॉन्ग होता है ये। ओके, यहाँ पर ये कंजंक्शन की तरह काम नहीं कर रहा है, तो आपने तुरंत इसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा है, आपके कंजंक्शन की तरह ये काम नहीं कर रहा है। जब ये WH वर्ड की तरह काम करता है, पीछे इंटेरोगेटिव मार्क आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तुरंत क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा WH वर्ड के बाद में। ठीक है, तो इस तरह का आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसे फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कमाल की चीजें प्रेजेंट इंडेफिनेट पर, जो कि इंग्लिश बोलने के लिए और तुम्हारे पेपर के अंदर भी बहुत बार उन पर से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलें। ओके, अब अगली चीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है, स्ट्रक्चर को याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्योंकि इस पर कई तरीके के सवाल आपके बनते हैं। क्या क्या बनते हैं वो मैंने बता दिया है। अब देखते हैं हम कुछ और इंटरेस्टिंग बातें कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होता कहाँ है। ये तो स्ट्रक्चर ही बताइए ना। तो बेटा आपको पूछे कोई यूज कब करूं मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट से सेंटेंस को मैं फॉर्मेशन कब करूं, उनका फॉर्मेशन मैं कब करूं, तो सबसे पहला आप करते हैं टू मेंशन अ हैबिट और रूटीन एक्शन। कोई भी हैबिट या कोई रूटीन एक्शन है जो आप रोजाना करते हैं या मतलब फ्रिक्वेंटली उस काम को करते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, किसी भी आदत या कोई रूटीन एक्शन है उसको बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि रूटीन वर्क है या फिर आपका हैबिट है, उसको पहचानने के लिए यहाँ पर तुम्हारे लिए थोड़ा सुकून देने वाली बात है कि कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स मेरे साथ लिखते जाओ, जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, रिपीटेडली,
often, occasionally, never, seldom, hardly, rarely, barely, scarcely, इसके अलावा every day, every morning, off and on, day in and day out. ओके ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज आपने क्या देखी है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो किस काम में आता है, आपकी किसी हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने के काम आते हैं। ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हमें सेंटेंस को देखते ही ये पता लग जाएगा कि इस सेंटेंस में हमें किसी हैबिट या रूटीन एक्शन को बताया गया है, और ये वर्ड्स हमें मदद करेंगे ये पहचानने में कि हमारा टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये बात क्लियर है। ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखवाए की वर्ड्स, ये आपको, इनको आप टाइम वर्ड्स भी कह सकते हैं। ये टाइम वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे ये पहचानने में कि ये कौन सा टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके थ्रू हम हैबिट या रूटीन एक्शन को बताते हैं। तो अब आपने देखो यहाँ पर इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। ये तो पहले तो पता लग गया कि इनकी हेल्प से आप पहचान लोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा, इनके पोजीशन से रिलेटेड सवाल बनता है। पोजीशन से रिलेटेड सवाल क्या बनता है कि ये जो आपके जितने भी यहां तक के जो आपने कीवर्ड्स लिखे हैं जो कि आपके टाइम को बताते हैं, आपका कौन सा काम कब हो रहा है, इनके थ्रू आप बताते हैं बेटा क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई काम कितनी बार हुआ है, कोई काम कितनी बार हुआ है, इसको आप बताते हैं इन वर्ड्स के थ्रू। और हमेशा ध्यान रखना जब इनकी पोजीशन की बात करेंगे तो बेटा इनको हमेशा आप कहाँ रखते हैं, आप इनको वर्ब के पहले रखते हैं। वर्ब बोले तो आपकी जो मेन वर्ब होती है उसके पहले, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रखा जाता है इन वर्ब्स को, इन वर्ड्स को। ठीक है, क्लियर है कि इन वर्ड्स को, ये जो फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड्स हैं जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े हैं, जिनकी सहायता से हमें पता लगता है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इनको हम अगर अब इनकी पोजीशन की बात करते हैं तो इनको हम सेंटेंस में कहाँ रखते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ तो मेन वर्ब के पहले इनको यूज किया जाता है। उसके अलावा क्वेश्चन क्या बन जाता है, ये जो आपको मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, ये वाले जो आपके एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे कि इनके साथ आप कभी भी किसका यूज नहीं करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अपने आप में ही क्या होते हैं, ओके, तो नेगेटिव होते हैं, तो इनके साथ आपको किसका यूज नहीं करना है, नॉट का यूज नहीं करना है। क्लियर है। अगली बात करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ बाकी जो बच गए, इनको आप हमेशा सेंटेंस के कहाँ यूज करेंगे, एंड में यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपका टाइम बताने का भी काम करते हैं, और इनको आप हमेशा सेंटेंस के कहाँ यूज करते हैं, एंड में यूज करते हैं। इसमें एक और आप वर्ड लिख सकते हैं लाइक डेली। ठीक है, इनको आप कहाँ यूज करते हैं, सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। तो फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है पढ़ना। इनकी पोजीशन से रिलेटेड सवाल भी आपके पेपर में पूछा जाता है। फटाफट से नोट कीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ।
चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं और इस पर बेस में आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, उनको फिर फटाफट से आप ठीक करने का काम करना। ओके, ओके, फटाफट से इन क्वेश्चंस को ठीक करने का काम करो। अभी जो हमने इनकी पोजीशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट स्टडी किए हैं ये उसी पर बेस्ड है। आप फटाफट से इनको ठीक करने का काम करो। चलिए मेरे साथ देख लीजिए। सबसे पहले देखिए सेंटेंस में क्या यूज हो रहा है, ऑलवेज यूज हो रहा है। ऑलवेज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मतलब यहाँ इसका और इस गोइंग का कोई काम नहीं है। राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा। राहुल सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, गोज। राहुल ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक। राहुल क्या करता है, रूटीन वर्क उसका, वो डेली इस पर जाता है वॉक के लिए। फिर से देखो क्या आ रहा है, यूजुअली आ रहा, तो इसका और क्रैकिंग का यहाँ कोई रोल नहीं है। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रैक्स। वो अक्सर मजाक करती है, ठीक है, वो अक्सर मजाक करती है। अगला देखिए फिर से क्या दे रखा, ऑफ्टन दे रखा, इसका कोई रोल नहीं है, और कुक्स एकदम करेक्ट है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। रेनू ऑफ्टन कुक्स समोसाज, वो अक्सर क्या करती है, ज्यादातर समोसे ही बनाती है। अगला देखिए ही इज एवरी मॉर्निंग टेकिंग एक्सरसाइज। सबसे पहली चीज तो देखिए एवरी मॉर्निंग आ रहा है, ये तो पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर ही के साथ इसको हटाइए और टेकिंग को करिए टेक्स में कन्वर्ट, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन ये ऐसा आपका कीवर्ड है जो टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों को बताता है और ये सेंटेंस के एंड में आता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एवरी मॉर्निंग। ओके, इस तरह से ये यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू इज कमिंग लेट ऑफ्टन, तो इसको हटाइए, कमिंग को हटाइए, ऑफ्टन यहां नहीं आकर कहाँ आएगा, यहां पर आएगा, ऑफ्टन कम्स लेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी डेली कॉल्स हिम। डेली का पोजीशन गलत है, टाइम बताने वाला और फ्रीक्वेंसी बताने वाला वर्ड है, तो ये आपके सेंटेंस के एंड में आएगा। कंफ्यूजन रहता है डेली को कहाँ लगाए, शी डेली कॉल्स हिम कहें या डेली शी कॉल्स हिम कहे, कहाँ लगाए, तो सेंटेंस के एंड में आएगा। शी कॉल्स हिम डेली, वो हमेशा डेली उसे कॉल करती है, ठीक है। ही इज नॉट टॉकिंग टू हर नेवर, नेवर आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, तो नेवर का पोजीशन चेंज करेंगे तो पहली चीज तो यहाँ नॉट नहीं आएगा, नेवर आ रहा है तो इसका भी रोल खत्म। टॉक की जगह क्या आएगा, टॉक्स आएगा, और नेवर का यहाँ से हटा के रोल खत्म करके और यहाँ लेकर जाएंगे ही नेवर टॉक्स टू हर, वो उससे कभी बात नहीं करता है। तो आपने देखा कि जो पॉइंट आपने स्टडी किया उस पर बेस किस तरह से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आप नोट कर लीजिए और बाकी सारी चीजें हम आगे फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। फटाफट इसको नोट करो। आज की क्लास से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आपकी एप्लीकेशन में डाउट सेक्शन वाला ऑप्शन दिया हुआ है, मैसेज और व्हाट्सएप वाला, आप वहां जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी सवाल। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल और धमाकेदार चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं और टेंस 1 नंबर पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको। सारे नोट्स आप बनाइए, इसके अलावा भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू, गुड बाय।